नमस्कार। जय संविधान। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये अंदेशा तो लगाया जा रहा था, सारे विश्लेषक कह रहे थे कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी टूटने वाली है, लेकिन ये आशा किसी को नहीं थी कि इतनी जल्दी टूटेगी। लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आए, अब करीब 1.5 महीने बीत चुके हैं और उसके बाद जो बाईपोल्स के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, जो कई स्टेट्स में हुए, उससे एक संकेत और मिला कि भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय राजनीति में बहुत बुरी हालत है और इंडिया अलायंस हर जगह से गेन कर रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो जहां पे इंडिपेंडेंट की जीत हुई, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक केंद्रीकृत अनुशासन की नीति माननीय मोदी जी ने बनाई थी, वो धीरे धीरे फेल होती दिख रही है और बड़ी बुरी तरह से फेल होती दिख रही है। न केवल बीजेपी टूट रही है, बल्कि एनडीए गठबंधन भी बुरी तरह से टूट रहा है। अभी अभी खबर मिली है बिहार के अंदर, जहां पर कई प्रकार की चीजें हुई। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कंधे पर सवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार के नजदीकी लोगों के घर में ईडी और सीबीआई के छापे मारे, उससे लगा कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और जो मोदी जी की और अमित शाह जी की डराने की राजनीति है, उस डराने की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाह रही है कि चाहे हम लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं पा पाए, चाहे बाई इलेक्शन में हम केवल 2 सीटें जीत पाए, वो भी बड़ी छोटी मार्जिन पे, मध्य प्रदेश में और एक हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अभी जो तंत्र है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का, वो हमारे पास है। पूरे हिंदुस्तान में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड हो रही है। हरियाणा के अंदर राव दान सिंह के यहां रेड हुई, बिहार के अंदर नीतीश कुमार के लोगों के यहां रेड हुई और यह संकेत देने का प्रयास किया न केवल विपक्षी नेताओं को, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कि आप सतर्क रहिए, मैं भी अभी शक्तिशाली हूं, मेरी शक्ति में कोई ह्रास नहीं हुआ है। लेकिन बिहार के अंदर एक बहुत चर्चित विधायक, जो विधायक हैं गोपाल मंडल, और जिनके पहले भी साक्षात्कार बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर थे, जिसके अंदर गोपाल मंडल ने स्पष्ट कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं और लोकसभा का टिकट उनको नहीं मिला। गोपाल मंडल कई बार के विधायक हैं। अभी खबर है कि उन्होंने अपने गाड़ी से जनता दल यूनाइटेड का झंडा उतार दिया है और उन्होंने जाके लालू प्रसाद यादव से भेंट की है। महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के बहुत सारे विधायक, इसकी पुष्टि 1-2 दिन में हो जाएगी। बड़े बड़े नेताओं ने तो वैसे ही एनसीपी छोड़कर एनसीपी शरद पवार की तरफ रुख कर लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता एनसीपी अजीत पवार के शरद पवार की तरफ जाने के लिए 2-1 दिन में आपको खबर मिल जाएगी कि चले गए। कारण क्या है? अजीत पवार ने अपने चाचा को धोखा दिया। चाचा को धोखा देके वो एनडीए गठबंधन में गए, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी की यह नीति थी कि हम सारी पार्टियों को तोड़ेंगे और पार्टी में जिनके ऊपर हम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उन सबको अपनी पार्टी में लेके अपनी सरकार बनाएंगे। तो एकनाथ शिंदे को तो उन्होंने तोड़ा, उनके जितने
उद्धव ठाकरे के शिवसेना के विधायक थे, उसमें सारे ऐसे लोग जिन पे सीबीआई ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उनको उन्होंने एनडीए सरकार में शामिल कर लिया और सरकार बना ली। उसी प्रकार से अजीत पवार को भी जब उन्होंने शरद पवार को धोखा दिया, तो एनसीपी में जितने ऐसे लोग थे जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनको भी एनडीए में लेकर उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया अजीत पवार। अच्छा चलिए, यही बात खत्म हो जाती तो हो जाती, ये हो जाता कि अजीत पवार के लिए आप बहुत ज्यादा आप धन्यवाद करते हैं कि अजीत पवार ने आपकी एक महाराष्ट्र ऐसा राज्य जो हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य है, वहां पे अपनी सरकार आपने बना ली, एकनाथ शिंदे के साथ आपने अपनी सरकार बना ली। लेकिन अब चाहे आरएसएस का मुखपत्र हो या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हों, अगर ये सारे लोग अजीत पवार पे ही ये दोष डाल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली तो उसका उत्तरदायित्व अजीत पवार पे है। अब बताइए, कोई भी राजनीतिज्ञ फॉर दैट मैटर ऐसा अपमान कैसे सह सकता है? जिस व्यक्ति ने अपने चाचा को धोखा दिया, जिस व्यक्ति ने आपकी सरकार बनवाई, उसी को सब चीज का दोषी। तो आपको देखिए, राजनीतिक अगर आप में कुशलता है तो आपको यह पता होना चाहिए था कि जब आपने शरद पवार जैसे वयोवृद्ध और जमे जमाए मराठा नेता के खिलाफ विद्रोह कराया था, तो इसका परिणाम, दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे अच्छी खासी सरकार चला रहे थे। कोविड के समय उद्धव ठाकरे और राजस्थान सरकारी दो ऐसी सरकारें थीं जिनके बारे में कहा गया था कि अच्छी सरकारें, अच्छी तरह कोविड को उन्होंने हैंडल किया था। उत्तर प्रदेश जैसी बदहाबासी की स्थिति राजस्थान, महाराष्ट्र में तो नहीं थी, और जनता की सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ थी। अगर उद्धव ठाकरे की सरकार को आप न गिराते तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती। कांग्रेस की, एनसीपी की और शिवसेना का जो गठबंधन था उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती। लेकिन दोष तो आपका है। आप फायदा उठा सकते थे, जो आप हिंदुत्व और सेकुलरिज्म के बीच का भेद करते हैं, और क्योंकि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के प्रतीक हैं और एनसीपी और कांग्रेस क्योंकि सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं, इनके गठबंधन को आप एक्सपोज कर सकते थे और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मोर्चे पर जो उनकी स्ट्रेटेजी जो नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, वो कर सकते थे। लेकिन जो दोष आप निकाल सकते थे उद्धव ठाकरे पे, अजीत पवार, शरद पवार पे और कांग्रेस पे, वो दोष आपने अपने अंदर ले लिया। एकनाथ शिंदे को अपने साथ ले लिया जो हिंदुत्व के प्रतीक हैं, और अजीत पवार को अपने साथ ले लिया जो सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं और भ्रष्टाचार के भी प्रतीक हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथा अनुसार। तो अब एकनाथ शिंदे के विधायक भी ये महसूस कर रहे हैं कि चाहिए, उस समय तो तलवार हमारे गर्दन पे लटक रही थी और हमारी मजबूरी थी कि हम एकनाथ शिंदे के साथ जाएं। लेकिन आज जब मोदी जी इतने कमजोर हो चुके हैं और किसी भी क्षण सरकार गिर सकती है, तो ऐसे समय हम भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए के साथ क्यों खड़े हों? यही बात अजीत पवार के साथ है। और अजीत पवार के कुछ विधायक आज, जैसे पहले तो सुन रहे थे कि संपर्क में हैं, जो रोहित पवार ने कहा था, जो शरद पवार के पौत्र हैं, कि लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन अब तो ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत जल्दी वो शरद पवार के साथ जुड़ जाएंगे। गोपाल मंडल बिहार के अंदर बहुत पुराने नेता, बहुत जमे जमाए नेता, वो अगर जनता दल यूनाइटेड का झंडा उतार के लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, इसका मतलब अब ये जो उद्वेलन है ये केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, अब ये महाराष्ट्र की सीमाओं से भी बाहर निकल गया है, अब ये बिहार तक भी पहुंच गया है। और जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स लोग दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे शुभेंदु अधिकारी ने एक स्टेटमेंट दिया
और मोदी जी को चैलेंज किया बेसिकली, क्योंकि मोदी जी चाहे हिंदुत्व की बात करें, चाहे वो कपड़े से लोगों को पहचाने, चाहे शमशान कब्रिस्तान की बात करें, चाहे ईद बकरीद की बात करें, लेकिन वो खुलेआम कहते नहीं है ये, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने मोदी जी के उस कथन को ही निशाने पे ले लिया। उन्होंने कहा नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ हम उसके साथ। तो ये तो लोकतंत्र और संविधान का खुलेआम उल्लंघन है। अगर विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, बदलना चाहती है, तो क्या इस प्रकार का शुभेंदु अधिकारी का कथन कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, ये संविधान के हनन का प्रश्न नहीं है, ये लोकतंत्र के हनन का प्रश्न नहीं है। मतलब ये कि हम लोग जो हिंदू, जो असली सनातनी आपके साथ नहीं, आप उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, आप शंकराचार्य महोदय को सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना मत खुलकर देते हैं, वो खुलकर वेदों शास्त्रों का वर्णन करते हैं और आपको सही रास्ता दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर जैसा बताया गया कि प्रशासन ने कहा कि हर दुकान वाला अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखेगा, जिससे हिंदू मुसलमान हो सके। शंकराचार्य महोदय ने जो भी कहा वो सही कहा, वो उचित कहा, शास्त्रों और वेदों के अनुसार कहा। धोखा देना किसी भी धर्म के अनुरूप नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। और उसकी प्रतिक्रिया में कंगना रनौत, जो कि एक संसद सदस्य हैं, जिस प्रकार से उन्होंने शंकराचार्य का मखौल उड़ाया है और कहा कि राजनीतिक अगर इसे बात नहीं करेगा तो क्या वो चाय बनेगा, बनाएगा, पकौड़ा तलेगा। इसका मतलब यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने को हिंदू कहते हैं और हिंदुत्व की भावना को रिप्रेजेंट करने वाला कहते हैं, इनको अपने गुरु पर, शंकराचार्य पर, शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता पर कोई सम्मान की भावना नहीं। ये किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं। हरियाणा के अंदर राव दान सिंह, जो महेंद्रगढ़ भिवानी से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे और सिटिंग विधायक हैं, उनका रेड हुई। वहां भी एक कोशिश हो रही है कि रावदान सिंह के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चेतावनी दे रहे हैं कि आप आ जाइए या कुछ कर लीजिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बार बार ईडी सीबीआई एक चार्जशीट, दो चार्जशीट, देर बेल मिलती है, दूसरी चार्जशीट लगा देते हैं। इसका मतलब आपने ठान लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप ये ठान रहे हैं और जैसे जैसे चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी टूट रही है, क्योंकि आपके विधायकों को, आपके समर्थकों को यह लग रहा है कि आप भीषण रूप से कमजोर हो चुके हैं और अपने कमजोरी को छिपाने के लिए आप वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे, अगर आप डिस्कशंस, जो डेलिब्रेशंस हो रहे हैं लोगों के बीच में, वो देखेंगे, आज से 2 साल पहले कोई मोदी जी के खिलाफ बोलता नहीं था। 6 महीने पहले राहुल गांधी के फेवर में भी लोग बोलते थे और मोदी जी के फेवर में बोलते थे। आज के तारीख में अगर कोई भी डिस्कशन होता है तो किसी भी टीवी डिबेट में आप देख लीजिए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक केवल हिंदू मुसलमान करते हैं और देश के बहुसंख्यक लोगों को, चाहे वो किसी धर्म जाति के हों, यह समझ में आ रहा है कि हिंदू मुसलमान का जो मसला है यह देश को कमजोर कर रहा है, देश के विरुद्ध है। जिस प्रकार से डोडा में, जम्मू एंड कश्मीर में, अब तो पहले कश्मीर के अंदर आतंकी आक्रमण होते थे, जम्मू के अंदर होने लगे, उस पर कोई बात नहीं कर रहे। पुल टूट रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे। परीक्षाएं लीक हो रही हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे। बच्चे बेरोजगार हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, कोई सब्जी 100 रुपए किलो से कम नहीं है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे। सारे डिस्कशन आप नोट कर लीजिए, आज से जब भी टीवी डिबेट में कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता आएगा, केवल हिंदू मुसलमान पे बात करेगा और देश को तोड़ेगा। तो देश को सजग होने की आवश्यकता है, देश को मजबूती से एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ने की आवश्यकता है। और मेरा अनुमान यह है
कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जहां बाई इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी। और आज के बाद जितने भी इलेक्शंस होंगे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब डिसइंटीग्रेट होने लगी है, अब टूटने लगी है। मोदी जी का जो नियंत्रण था वो टूटने लगा है। अमित शाह योगी जी की लड़ाई में योगी जी हल्के नहीं पड़े। बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र चौधरी, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं 2 विभाग उत्तर प्रदेश में ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। एक गृह विभाग काम नहीं कर रहा है और एक इंफॉर्मेशन विभाग काम नहीं कर रहा है। वो विभाग किसके पास हैं आप पता चला सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपस में ये सिर्फ उटव्वल, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था आज से 2 महीने पहले, वो शुरू हो गई। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिएगा कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। और उसके बाद देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा, संविधान की रक्षा होगी, गरीबों का हित देखा जाएगा, किसी शादी में 5,000 करोड़ की शादी नहीं होगी और गरीबों को उनका अधिकार मिलेगा और खाने की रोटी मिलेगी। इसी कामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।